ये रिपोर्ट सच नहीं हो सकती। किस्मत मेरे साथ इतना घटिया मजाक नहीं कर सकती। सिया ने कांपते हाथों से एक बार फिर फोन की स्क्रीन पर रिपोर्ट खोलकर देखने की कोशिश की, मगर अब तक आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। कल सिया की शादी थी। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था, मगर सिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी हो। सिया ने फोन को कसकर हाथ में जकड़ लिया और चीख मारकर रो पड़ी। क्यों माता रानी, किस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा दी आपने? सिया बड़बड़ाए जा रही थी। मुझे चेकअप करवाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों उस डॉक्टर की बातों में आ गई? सिया उस दिन को कोस रही थी जब वो बढ़ते क्रैम्प की वजह से डॉक्टर से मिलने गई थी और डॉक्टर ने उसे कुछ और चेकअप करवाने के लिए कह दिया था। अब रिपोर्ट्स सिया के हाथों में थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सिया कभी मां नहीं बन सकती। सिया ने कुछ सोचकर डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। जैसे ही डॉक्टर ने फ़ोन उठाया, सिया जल्दी जल्दी बोली, डॉक्टर ये रिपोर्ट्स मैंने आपको मेल की है। डॉक्टर बीच में बोल पड़ी, सिया मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आपको तभी किसी के आने की आहट उसे सुनाई दी। सिया ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोल दिया। राजस्थान के एक छोटे से शहर पुष्कर में रहने वाली सिया को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ठीक शादी से एक दिन पहले उसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलेगा जो उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख देगी। सिया की उम्र सिर्फ 26 की थी। उसका पुष्कर में कठपुतलियों का सबसे बड़ा स्टोर था। सिया को अपने कठपुतलियों के मिनिएचर ड्रेसेस डिज़ाइन करने और उन्हें सिलने में बहुत इंटरेस्ट था। जितनी खूबसूरत और अनोखी उसकी डिज़ाइंस की हुई कठपुतलियाँ होती थी, ठीक वैसी ही अनोखी खूबसूरती की मालकिन थी सिया। लंबे काले बाल और चेहरे का गोरा रंग। सिया इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर दीवाना हो जाए। और कल उसकी शादी होने वाली थी, पर अपने हाथों में रखे हॉस्पिटल के रिपोर्ट को देखते हुए सिया बस एक ही बात सोच रही थी कि क्या उसे अभिमन्यु से सब कह देना चाहिए? क्या उसे बता देना चाहिए कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसे एक ऐसी मेडिकल परेशानी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी माँ आंधी की तरह अंदर आते हुए बोली, तू यहाँ खड़ी है? मेहंदी वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। सिया इससे पहले कुछ भी कह पाती, उसकी माँ उसे खींचते हुए अंदर लेकर चली आई। सिया के हाथों में मेहंदी लगना शुरू हो गई थी, पर उसका ध्यान बार बार उसके फ़ोन पर जा रहा था। मेहंदी वाली ने सिया की तरफ देखकर कहा, कहाँ ध्यान है जीजी? लगता है जीजू से बात करने की जल्दी है। एक काम करो, आप बात कर लो पहले। सिया मुस्कुराई और उसने तुरंत मेहंदी वाली के हाथ से फ़ोन लिया और सीधा अभिमन्यु को कॉल कर दिया। इस बार अभिमन्यु ने तुरंत फ़ोन उठाया और फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा, क्या बात है? लगता है तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। 12 बार कॉल कर चुकी हो तुम मुझे। तुम्हें पता है ना, शादी से पहले हम मिल नहीं सकते। सिया अभिमन्यु की बात सुनकर जैसे भूल ही गई थी कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। उसने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, कल तक इंतजार नहीं कर सकती अभिमन्यु। अगर आज नहीं कहा तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। अभिमन्यु ने फोन की दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ना सिया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कल हमारी शादी हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और मैं तुम्हारा। सिया मुस्कुराई। अभिमन्यु की बातों में ऐसा जादू था जिसने उसके अंदर एक उम्मीद भर दी थी। उसे लगा जैसे शायद अभिमन्यु उसकी बात समझ पाएगा। सिया ने कहा, अभिमन्यु बस मेरी बात सुनो, कुछ मत कहो। मैं आज डॉक्टर से मिली थी। और इससे पहले सिया कुछ भी कह पाती, पीछे से किसी ने सिया का फ़ोन छीन लिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, उसकी माँ थी। सिया की माँ ने गुस्से में कहा, कल शादी हो रही है ना तेरी, फिर ऐसी कौन सी बात आ गई जो कल तक का इंतजार नहीं कर सकती? सिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे फ़ोन दो। सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी माँ ने फ़ोन
अपने पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है तुझे? इतनी उतावली क्यों हो रही है तू अभिमन्यु से बात करने के लिए? मुझे बता। सिया अब हार मान चुकी थी। उसे किसी भी तरह से अपनी माँ को ये बात बतानी ही होगी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और सीधा उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में जाने के बाद जैसे ही सिया ने अपनी माँ को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, उसकी माँ सर पकड़कर बैठ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, हाय तैया, ये क्या हो गया? ये रिपोर्ट्स सही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। सिया की माँ के शब्द उसके मन को छलनी कर रहे थे, पर उसने कहा, मुझे यही बात अभिमन्यु को बतानी थी माँ। सिया की माँ ने तुरंत उससे कहा, तू पगला गई है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अगर अभिमन्यु को ये सब पता चल गया तो वो ये शादी क्यों करेगा? सिया ने जवाब देते हुए कहा, माँ, अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करता है। पर सिया की माँ ने उसकी एक ना सुनी और कहा, देख सिया, ये प्यार व्यार ना शादी नहीं चलाता, और अगर तूने उसे ये बात शादी से पहले बता दी तो अभिमन्यु क्या, कोई भी शादी नहीं करेगा तुझसे। सिया अपनी माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उसका फोन एक बार फिर बज उठा। ये कॉल अभिमन्यु का था। सिया ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। सिया ने अपना फोन अपने हाथ में लिया और तब तक कॉल कट गया और सिया उठकर अपने कमरे से चली गई। इस बात से अनजान कि ठीक उसके और उसके माँ के कमरे से जाने के बाद किसी ने उस कमरे में कदम रखा था और उसकी फाइल को अपने हाथ में उठाया। कौन था ये इंसान जिसने सिया की रिपोर्ट्स को उठाया था? क्या मकसद था उस इंसान का सिया की जिंदगी से? सिया ने अपना मुंह बंद रखा। माँ ने जो भी कहा था वो बात सिया के कानों में गूंजती रही। रात भर न सिया को नींद आई और ना ये समझ आया कि अगर अभिमन्यु को उसके इस सच के बारे में पता चला तो क्या होगा। अगले दिन सिया दुल्हन बनी। लाल जोड़े में तैयार सिया को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। किसी की नजर न लगे बेटा तुझे। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर अभिमन्यु को बता देना, देखना सब ठीक हो जाएगा। सिया को अपनी माँ की बात भी झूठा दिलासा लग रही थी। अब बस एक ही उम्मीद थी कि किसी भी तरह बस अभिमन्यु अपने प्यार के आगे सिया की इस कमी को माफ कर दे। चलो चलो, बारात आ गई। सिया के दोस्त उसे बुलाने अंदर आए। सिया ने अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा लिया था। अपने सामने आती बारात को देखकर सिया सब कुछ भूल गई। उसे बस दिखाई दे रहा था तो सिर्फ अभिमन्यु, अपनी शेरवानी में घोड़ी पर सवार अभिमन्यु, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने सिया को दूर से देखा। सिया खुद को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और तभी उसका फ़ोन बजा। ये टेक्स्ट अभिमन्यु का था। मैंने कहा था ना, आज की रात में तुम्हारा हो जाऊंगा और तुम मेरी, मिसेस अभिमन्यु सिंह। सिया मुस्कुराई, लेकिन साथ साथ एक मैसेज ने भी सिया का ध्यान खींचा। ये मैसेज एक अननोन नंबर से आ रहा था, जिसे पढ़कर सिया हैरान रह गई। अपने होने वाले पति से इतना बड़ा राज छुपाओगी सिया? लेकिन कब तक? सिया के होश ही उड़ गए। कौन था वो जो सिया के इस राज को जानता था? सिया के हाथों से उसकी माँ ने उसका फ़ोन छीना और कहा, इस फ़ोन को तो किसी दिन सच में आग लगा दूंगी मैं। चल, अब शादी होने वाली है तेरी। सिया ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, पर उसने ये तय कर लिया था कि आज रात वो अभिमन्यु को सब बता देगी। शादी शुरू हुई और दूल्हा बना अभिमन्यु बस खुशी से सिया को देख रहा था। लेकिन रह रहकर सिया को ऐसा लग रहा था मानो वो अभिमन्यु को धोखा दे रही है। फेरों का वक्त हो गया है। पंडित जी के कहने पर अभिमन्यु खड़ा हुआ, पर सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभिमन्यु रुको, मुझे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, बस सिया, अब फेरे पूरे हो जाने दो। मैं अब और दूर नहीं रह सकता। सिया की माँ सिया के पास आई और बोली, सिया। अपनी माँ के लहजे से सिया उनका इशारा समझ चुकी थी।
उन्होंने सिया और अभिमन्यु का गठबंधन किया और ना चाहते हुए भी सिया उस रिश्ते में जुड़ गई जिसकी नींव उसके लिए एक झूठ थी। शादी होने के बाद जहां सिया की माँ के लिए एक चिंता खत्म हो गई थी, वहीं सिया की मुश्किलें बस अब शुरू हुई थी। सुहाग रात की रात होटल रूम को अभिमन्यु ने महल की तरह सजाया था। चारों तरफ सेंटेड कैंडल्स, डिम लाइट, वाइन की बोतल और वहीं रखा था सिया के लिए एक नाइट गाउन। सिया, जो कि अभिमन्यु से पहले कमरे में पहुंच चुकी थी, उसने बेड पर रखे नाइट गाउन को देखा और फिर उसके साथ रखे हुए नोट को देखा। हैंडराइटिंग देखकर सिया समझ गई थी कि ये अभिमन्यु का तोहफा था, वो तोहफा जो उसने शादी की पहली रात में उसे दिया था। सिया ने भी अभिमन्यु के दिए हुए लाल रंग के गाउन को पहना और फैसला किया, मैं अभिमन्यु को धोखा नहीं दे सकती, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। शादी की थकान सिया के सर चढ़ने लगी। नर्म बिस्तर ने उसे तुरंत ही नींद की आगोश में ले लिया। तभी दरवाजे पर एक धीमी मगर असरदार दस्तक हुई। सिया नींद में ही पलटी, मगर कमरे में फैली डिम लाइट और आंखों में जमी नींद की वजह से वो साफ नहीं देख पाई। बिना सोचे समझे वो नशीली आवाज में बड़बड़ाने लगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं। उसकी आवाज हवा में ही अटक गई जब अचानक किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने धीरे से सिया के कानों के पास फुसफुसाया, कुछ मत कहो, इस वक्त मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम। उसके शब्दों ने जैसे पूरे बदन में करंट सा दौड़ा दिया। अभिमन्यु ने उसे अपने और करीब खींचा, इतने पास कि अब सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। सिया की उंगलियां खुद ब खुद अभिमन्यु की पीठ पर सरकने लगी। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो चली थी। कमरे की हवा भी अब भारी हो चुकी थी, पर्दे थरथरा रहे थे। सिया ने खुद को उसकी बाहों में खो दिया, पूरी तरह से, बिना किसी हिचक के। उस रात कोई फासला नहीं बचा था, ना जिस्म का ना रूह का। वो एक दूसरे में समा गए थे, बेकाबू, बेसब्र, मगर बेहद हौले और सलीके से। सिया को लगा जैसे उसकी हर अधूरी चाहत पूरी हो गई। उसकी धड़कनों ने अब अभिमन्यु के नाम की लय पकड़ ली थी। वो रात उनकी थी, सिर्फ उनकी। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जब रोशनी ने अंधेरे की चादर हटाई, सिया की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। आंखें खोलते ही सिया अभिमन्यु को ढूंढ रही थी, पर बिस्तर पर वो अकेली थी। सिया ने हैरानी से देखते हुए अभिमन्यु का नाम पुकारा, अभिमन्यु, अभिमन्यु। पर कमरे में वो पूरी तरह से अकेली थी। डेस्क पर बस एक लेटर था। लेटर को देखकर सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही लेटर खोला, सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या था उस लेटर में? कहाँ था अभिमन्यु? क्या मोड़ लेगी सिया की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला